बजटिंग के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो आप लोगों को दिए हैं और आप लोगों ने उन वीडियो को बहुत पसंद भी किया है। दोस्तों आज का वीडियो जो है वो भी बजट से रिलेटेड है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ फिट टू कुक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक लिमिटेड सैलरी वाला जो पर्सन होता है वो अपने घर को कैसे चलाएगा। देखिए, इसमें भी मैंने बजट बताया है और इसमें मैंने परसेंटेज भी बताए हैं कि किसकी सैलरी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वो परसेंटेज अपना निकाल सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत कारगर साबित होगा अगर आप ऐसे अपने घर की बजटिंग करते हैं। दोस्तों इसके साथ बजट बनाने से पहले आपको अपने इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप कितना कमाते हैं और कितना पैसा आपके घर में खर्च होता है, तभी आप बजट बना पाएंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको अपना इनकम तो पता रहता है कि हम इतने पैसे लेकर आते हैं, लेकिन उन्हें खर्च पता नहीं चलता है। खर्च नहीं पता चलने के कारण ही आपके पैसे नहीं बच पा रहे। तो आपको अपने खर्च जानने ही पड़ेंगे और उसके लिए सिंपली ये चीज करना है कि पर डे आप कहाँ कितने पैसे खर्च करते हैं उसको एक महीने जरूर लिखिए और उसके बाद लास्ट मंथ में आप उसे कैलकुलेट कीजिए कि आपका टोटल पैसा कितना खर्च हुआ है और फिर आप उसको इनकम से माइनस कीजिए। अगर कुछ पैसा बच जाता है तो वो आपकी सेविंग हो रही है या वो पैसा आपके पास बचा है या नहीं बचा है, इसको भी आप कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे जरूरी चीज है कि आपको अपने इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। सेकंड चीज जानने से पहले दोस्तों एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ फिट टू कुक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको एसेट और लायबिलिटी, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि एसेट और लायबिलिटी होता क्या है, उसमें डिफरेंस समझना पड़ेगा। आपको अपना एसेट जो है उसे बढ़ाना है, लायबिलिटी को कम करना है। मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए थे कि हम कैसे जानेंगे कि हमें कितना पैसा अपने इनकम का लायबिलिटी में लगाना है और एसेट में कितना लगाना है। तो मैं सिंपली आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि आपको आपके इनकम का जो पैसा आप कमा रहे हैं उसका 25% आप लायबिलिटी में रख सकते हैं। बाकी आपका जो पैसा होगा वो आपका एसेट में जाएगा। अब ये मैं नहीं कह रही हूं कि आप टोटल 75% एसेट में लगा दें, क्योंकि घर खर्च भी तो है और भी चीज तो चलाना है। लायबिलिटी में आप समझ रहे होंगे दोस्तों कि हमारे ऊपर क्या क्या जिम्मेदारी है, उसमें कम से कम हमें अपने इनकम का 25% ही खर्च करना है। ये कोशिश करनी है। हो सकता है किसी का 25 नहीं हुआ, किसी का 30 होगा, किसी का 40 होगा, लेकिन उसे कोशिश करनी है कि वह 25 वाले आंकड़े में आ जाए। तो दोस्तों ये सेकंड चीज हुई और तीसरी चीज के लिए आपको आगे वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां हम एक अच्छी तरह से ब्लूप्रिंट बताएंगे कि आपको कहां कितने पैसे बचाने हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे इनकम जो है वो 30,000 रखी गई है और इसको मैंने चार जो कैटेगरी किया है। फंड लोकेशन जो है हमारा, एक है सेविंग, एक है इम्पॉर्टेंट आइटम्स, फिर थर्ड है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और लास्ट में हमने रखा है एक्सपेंडिचर को। तो यहाँ पे 30,000 जो है हमारा इनकम, उसको लेकर हम चलते हैं। तो सेविंग जो है वो हमारा 20% होता है। 30,000 का 20% मतलब कि 6,000 रुपीज़, 6,000। और इम्पॉर्टेंट आइटम्स जिसमें मेरा इंश्योरेंस, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस हमने ले रखा है, तो ये हमारा हो गया 10%, तो वो हो गया 3,000 रुपीज़। अभी इसे मैं और अच्छे ढंग से आपको क्लियर करके बताती हूँ। इन्वेस्टमेंट जो है उसे हमने 20% रखा है इनकम का, वो हमारा हो गया 6,000 रुपये। और एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा 50% है, जो 30,000 का हो गया 15,000। तो अगर हम टोटल करते हैं तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 30,000। तो ये ऐसे करके हमें अपना जो भी हमारा सैलरी है उसको हम इनकम को हमने डिवाइड किया है। अब एक चीज़ और क्लियर करनी है कि मान लीजिए कि 50% में हमारा जो एक्सपेंस है वो नहीं चल पाता है, तो हम इसे अगर इधर से 10% बढ़ाते हैं तो हम ये इन्वेस्टमेंट का 10% जो है उसे कम कर सकते हैं। सेविंग तो 20% ही रखना है। अच्छा, इसके साथ जैसे हम ये जो इम्पॉर्टेंट आइटम्स जो मैंने इंश्योरेंस वगैरह में रखा है, तो जैसे हर फैमिली का होता है कि ईयरली किसी के फैमिली में 30,000 जाता है, तो किसी का 25,000 जाता है, इंश्योरेंस में जाता ही है। कोई 40,000, कोई 45,000। तो उसके लिए क्या है दोस्तों कि अगर हम 3,000 की सेविंग हर मंथ में करते हैं, किसी का जो है वो मतलब
साल में 2 बार जाता है, तो पहले से ही हमें हर महीने जो ये इंश्योरेंस है इसकी तैयारी करके रखनी है। ये नहीं है कि हमारा फरवरी में या हमारा अप्रैल में जा रहा है इंश्योरेंस, तो इस समय हम एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर डाल दें। इसलिए मैंने यहाँ पे हर मंथ का, ये पर मंथ का, ये जो भी चीज़ है ना, ये पर मंथ का हो रहा है। जो हमारी सैलरी आ रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपना यहाँ पे कैटेगरी जो है वो डिवाइड कर देते हैं कि कैसे कैसे हमने परसेंटेज डिवाइड किया है, तो हमारा बहुत ही मतलब आगे के लिए हमारे लिए अच्छा है। और हम एक प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। हम जो सोच रहे हैं कि हम मतलब बहुत जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, जो हमारा वित्तीय स्वतंत्रता होता है वो मिल जाए, तो उसके लिए हमें अभी ही प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। और प्लानिंग का क्या महत्व होता है ये ऑलरेडी मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। तो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आपकी यहाँ पे इनकम 30,000 है, अगर आपकी इनकम 40,000 है तो उसी के अकॉर्डिंग आप परसेंटेज जो है यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, आने वाली वीडियो में आपको अच्छे तरह से समझाऊंगी कि ये जो परसेंटेज हम फाइंड करते हैं ये कैसे ईजिली परसेंटेज फाइंड करते हैं। क्योंकि कुछ बहनें मुझे कमेंट कर रही थी कि परसेंटेज के बारे में बताइए, तो मैं आपको वाकई बताऊंगी, लेकिन ये आगे वाली वीडियो में। इस वीडियो में परसेंटेज आप सिंपली समझो कि ये 3 2 जा 6,000 हो गया, ये 10% है तो 3,000, और ये फिर 20 तो 6,000, 50 तो यहाँ पे हमने 30,000 का 50% जो है वो 15,000 कर लिया, और इतना इजीली क्लियर भी हो जाता है। तो ये हमारा 4 डिपार्टमेंट है, ये सबको रखना है। हर मंथ में जो हम ये करते थे ना कि मतलब बजट करते थे, मकान का किराया, गैस, बिजली, ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो दिए हैं जिसमें मैंने आपको क्लियर किया है कि अगर सैलरी 8,000 है, अगर सैलरी 6,000 है तो आपको कैसे चलाना है। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल आपको बताया है कि अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हमारी सेविंग बढ़ती जा रही है या हमारा इन्वेस्टमेंट वाला जो कैटेगरी आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने जो सैलरी है उसको किन किन 4 मेन पार्ट में डिवाइड करना है। दोस्तों, इसके साथ मैंने आपको बताया कि एसेट और लाइबिलिटी। देखिए, लाइबिलिटी वो चीज़ होती है ना जो जिम्मेवारी बन जाती है कि हमें देना ही देना है, जैसे कि इसमें ईएमआई वगैरह आता है। अगर हम किसी चीज़ को लेते हैं ईएमआई पे, तो वो हमें ईएमआई, चाहे हमें और भी बहुत सारा जो क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह देना होता है, तो ये हमारा होना क्या चाहिए कि हमारे सैलरी का 25%, हमारी सैलरी का 25% ही जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जो हमने सैलरी लिया है वो कितना है, 30,000, तो 30,000 के अकॉर्डिंग अगर हम 25% देखते हैं तो वो हमारा हो जाएगा 7,500 रुपये। तो इतने की ही ईएमआई होनी चाहिए, और ये हमें कोशिश करना है कि ये हमारा ये जो एक्सपेंडिचर है उसी में से जाए। पॉसिबल है या नहीं है, लेकिन ये कोशिश करनी है, क्योंकि जब हमने ये ईएमआई लिया उसी वक्त हम ये कैलकुलेट कर लिए होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना कि एट रेंडम जाते हैं और जो कोई भी चीज़ हम उठा के लेके आते हैं कि चलो हम ये कर लेंगे। हम कुछ ना कुछ तो कैलकुलेशन करते ही हैं। अगर हम कोई भी बड़ा गैजेट लेकर आते हैं या घर में कोई एसेसरी लेते हैं, तो हम जब उसको क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं तो पक्का हम हिसाब करते हैं कि 9 महीने में या फिर 12 महीने में या 6 महीने में हम इसकी ईएमआई को पे कर देंगे। तो जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पे वही चीज़ कहा जा रहा है कि लाइबिलिटी हमेशा आपको 25% रखना है और एसेट जो है वो 75% रखना है। एसेट, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हमेशा एसेट जो होता है वो लाइबिलिटी से ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा है तब तो हम सही चल रहे हैं, हम सही वे में हैं, हम आगे अच्छा करेंगे। लेकिन अगर हमारा एसेट कम हुआ और ये वाला जो कॉलम है ये बढ़ गया, तो हम आगे कर्ज के जाल में फंस जाएंगे। हमें बहुत परेशानी होगी तब अपना जो भी लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करने में, या फिर किसी से उधार लो तो फिर उसका झंझट, बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है। तो कहना ये है कि हमेशा एसेट का जो कॉलम है वो हमारा ऊपर होना चाहिए, लाइबिलिटी है हमेशा कम होना चाहिए। और कितना होना चाहिए, तो इनकम का 25%, याद रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो मैंने फंड लोकेशन का आपको बताया है, और इसके साथ मैंने एक दो और स्टेप्स बताए हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि इमरजेंसी फंड के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा, इस वीडियो में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। तो रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, कोई क्वेरी रह जाती है, अगर कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, आप बिल्कुल कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट का जवाब दूंगी। और इसके साथ अगर आपकी कोई इच्छा है, आप सोच रहे हो किसी भी चीज़ के बारे में नया वीडियो बनाने के लिए, तो वो भी मुझे वो कंटेंट जरूर बताइएगा कि किस चीज़ पे आप वीडियो नया चाह रहे हैं। मैं पक्का डेफिनेटली उस कंटेंट पे एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी।
तो दोस्तों यहाँ पे हम 30,000 की सैलरी में आपको बताए हैं कि आपको मतलब 4 यहाँ पे डिपार्टमेंट थे और चारों में कितने कितने परसेंट हमने रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है। दोस्तों इसके साथ हो सकता है कि जो मैंने आप लोगों को बताया है आंकड़ा, वो आंकड़ा आपका नहीं होगा, उससे कम या ज्यादा भी हो सकता है, तो आप उसे थोड़ा मैनेज भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि अगर इस परसेंटेज में आपका अगर सैलरी आ जाता है और आपका खर्च आ जाता है, आपका सेविंग का डिपार्टमेंट आ जाता है, तो आगे बहुत बेहतर होगा और हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं कम उम्र में। मान लीजिए कि हमारी एज अभी 30 साल है, तो 30 साल में ऐसा तो नहीं है कि हम 40 साल और काम कर सकते हैं, तो हम चाहते हैं कि 25 साल के बाद हम रिटायर्ड हो जाएं, 25 साल के बाद हमें काम करने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए हमें अभी स्टार्टिंग ही करनी होगी और हमें अपना पैसा मैनेज करना सीखना ही होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। इसके साथ मुझे एक चीज और बताना है दोस्तों, कि जैसे मेरे पास एक कमेंट आया था कि इमरजेंसी फंड के बारे में जो हम बात करते हैं कि इमरजेंसी फंड बनाने हैं, ये इमरजेंसी फंड कैसे बनाया जाता है, तो ये मैं इस पे आपको डिटेल एक वीडियो देने वाली हूँ, क्योंकि अगर इस वीडियो मैंने इमरजेंसी फंड के बारे में बात की तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों उस वीडियो के साथ फिर मैं मिलती हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।